आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से हम फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, इससे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित सूत्र के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें जितनी टॉपिक है वो सब कवर किया जाएगा, आपको टोटल बताया जाएगा, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चले हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अभी इससे पहले हम लोग परावर्तन पढ़े थे। परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश किसी सतह से टकराती है। मान लीजिए ये सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और टकरा कर चली गई, इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अपवर्तन अपवर्तित हो जाना, यानी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होकर उठ जाती है। तो अपवर्तन में क्या होता है कि अब मान लेते हैं कि ये कांच या वाटर है, जल, कांच, ग्लास है ये। ठीक है, और ये जो है वायु, एयर है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है इसमें वायु में उसके जो कण होते हैं, वायु के कण, वो दूर दूर होते हैं। तो जब दो हम मीडियम की, प्रकाश की मीडियम की, अगर हम दो मीडियम की तुलना करेंगे तो जिसमें कण दूर दूर होते हैं उस मीडियम यानी उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। ये जो है विरल माध्यम है, ये जो है विरल माध्यम, यानी एयर जो है इसकी तुलना में, ये जो कांच मैंने लिया है इसकी तुलना में ये विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है। ठीक है, और इसकी तुलना में, यानी जो विरल माध्यम है उसकी तुलना में जो दूसरा अगर कोई हम पारदर्शी माध्यम दे रहे हैं तो उसमें कण उसकी तुलना में निकट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। ये हो गया अब सघन माध्यम। दोनों का जब हम कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये सघन माध्यम है, डेंस मीडियम। ठीक है, डेंस मीडियम। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ये ये एयर से आ रही है यानी वायु से, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है यानी प्रवेश करती है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। अब पथ तो इसका ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पथ से विचलित हो जाती है यानी पथ से हट जाती है। ठीक है, ये जो है अपने पथ से विचलित हो गई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है यानी डिवाइएट हो जाती है। तो इस इंसिडेंट, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज होता है, यहाँ पर मैंने एक लंब खींचा हुआ है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। यहाँ पर एक कोण हमारा आई बन रहा है, यहाँ हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज होता है, ये जो है ये किरण, आने वाली किरण, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। और ये वाली जो किरण है, ये जो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपतित किरण इस लंब के साथ यहाँ पर एक कोण बना रही है जिसे हम आई से दर्शाए हैं। तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरी हमारी किरण ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अपवर्तित किरण और इन लंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आर से दर्शाते हैं। इस कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और लंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें टॉपिक क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। जब एक माध्यम यानी वायु, जो कि एक विरल माध्यम है इसकी तुलना में, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपने पथ से डिवाइएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस इंसिडेंट घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो कोई भी प्रकाश की किरण लंब की ओर बेंट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, झुक जाती है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, यानी ये जो कोण बन रहा है आपतन कोण, इसका मान इसके तुलना में अधिक होगा क्योंकि ये झुक गई है, लंब की ओर चली गई है, इसलिए थोड़ा पतला हो गया है, तो यह कोण होगा। अब यही यहाँ पर हम एक लंब खींच दिए। अब इस माध्यम के लिए, इस मीडियम के लिए ये क्या है? ये पहला मीडियम बन जाएगा इससे, और फिर हम एयर की तरफ ले जाएंगे। तो इस मीडियम में ये एक सघन मीडियम है। अब इससे जब निकलेगी, यानी सघन से जब विरल जाएगी तो ये लंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर भी आपका आई बनेगा और यहाँ पर भी आपका आर। यानी कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो लंब की ओर मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो लंब से दूर हट जाती है। ठीक है, लेकिन आपको प्रकाश का अपवर्तन जो मैंने पहले बताया था आपको, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है, कहने का मतलब डिवाइएट हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस कंडीशन में भी यही चीज हमको देखने को मिल रहा है कि जब सघन से विरल की ओर जा रही है तब भी अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब यह है कि विरल से सघन की ओर आती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल की ओर जाती है तो लंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतित किरण, ये है लंब, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये लंब के बीच में तो बना ये अपवर्तन कोण। यहाँ पर ये अब इससे हम ले रहे हैं, इससे, और इसका ले रहे हैं एयर का। तो अब इसके हिसाब से ये, इस दोनों के हिसाब से ये अपवर्तित किरण है, लेकिन इसका और एयर से करेंगे तो ये अब आपतित किरण बन गया और ये बन गया अपवर्तित किरण। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नंबर है, अब एक फिगर से समझिए पहले इसको, फिर वही फिगर जो पिछली बार बनाए थे हम अपवर्तन में। ठीक है, ये हो गया आपका, ये वायु है, एयर, ये निर्वात, ये हो गया आपतित किरण, यहाँ पर मैंने एक लंब खींच दिया। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण और लंब मिलकर हमारा आपतन कोण बना रहा है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और ये अब जान रहे हैं कि थोड़ा सा मुड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण और लंब के बीच में जो कोण बन रहा है अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसी फिगर पे हो जाएगा। ये हो गया आपका कांच सघन माध्यम, ये हो गया वायु विरल माध्यम। तो अभी मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से किरण किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या हो जाती है?
विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरे में बताया था कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है, और जब यही किरण किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो हम तो पढ़ रहे थे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला जो नियम है ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये हो गया लंब, तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होती है। क्लियर हुआ? यानी पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, लंब या अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम क्या होता है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण का साइन यानी आपतन कोण की ज्या, साइन को इंग्लिश में ये जो साइन हम लोग लिखते हैं पूरा तो ये होता है ना, लेकिन शॉर्ट में हम लोग SIN लिख देते हैं साइन। साइन का हिंदी होता है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या, और ये बन रहा है हमारा अपवर्तित किरण और लंब के बीच में अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या है में एक निश्चित अनुपात होता है, और उसी को हम लोग एसनेल का नियम भी कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि ये दोनों मीडियम जो होता है, अब उसको हम म्यू से दर्शाते हैं तो μ1 लिख देते हैं वायु के लिए, और इस मीडियम के लिए हम लोग μ2 लिख देते हैं। तो दोनों में एक निश्चित अनुपात दिखाने के लिए क्या होता है, μ1 sin I बराबर होता है μ2 sin R। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, μ2 बटा μ1 sin I बटा sin R। क्लियर? अब इसी को हम लोग लिख देते हैं μ12, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, μ12 बराबर होता है साइन I बट्टा साइन R। यानी आपतन कोण की साइन यानी ज्या और अपवर्तन कोण की साइन यानी ज्या में एक निश्चित अनुपात होती है। अब इसी को हम लोग μ12 के जगह पर, जैसे ऊपर क्लास में जब जाइएगा 12 में फिर आएगा ये, तो μ12 लिखना पड़ेगा। तो इसी को हम म्यू से दर्शा देते हैं साइन I बट्टा साइन R। ठीक है, इसी को हम लोग एसनेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो एसनेल के नियम के अनुसार क्या हुआ कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो गए। पहला हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण की का साइन यानी ज्या और अपवर्तन कोण की साइन, ठीक है, दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एसनेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव हमको देखने को मिलता है कि पानी में अगर कोई छड़ी डूबी हुई है तो वो हमें टेढ़ी या छोटी दिखाई पड़ती है। दूसरा है कि जो मछुआरे हैं जो बर्छी भाला लेकर मछली मारने की कोशिश करते हैं तो उनको सही से जगह पर
निशान नहीं लगता है, कई बार प्रयास करें, एक बार में नहीं होता है, कई बार प्रयास करना पड़ता है, उसके पीछे कारण है, उसको हम फिगर वाइज आपको दर्शा दे रहे हैं, समझ जाइए प्रकाश के अपवर्तन की है। अब जैसे हमको ये है आपका वाटर का पॉट, यानी पानी का एक बर्तन है जिसमें हमने पानी पूरा भरा हुआ है, जल भर दिया है, ठीक है। अब ये इसका सतह है, जल का ये सतह है, ठीक है। कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो आपको पता है कि अब यहाँ पर मैंने एक लंब खींच दिया, ठीक है, यहाँ पर एक लंब खींच दिया, ये चीज ये हो गया आपतित किरण। हमारी आंख से प्रकाश नहीं जाता है, बल्कि प्रकाश उस पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पड़ता है, तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट हमें या वस्तु दिखाई पड़ता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोग को, थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं इसको, ये यहाँ, ये हो गया आपका ये। अब ये छड़ी की स्थिति है, यह सिक्का के लिए भी यही खेल होता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, किधर से जा रही है, सघन माध्यम से किधर जा रही है, विरल माध्यम, एयर में जाएगी। ये जल है, जल के कण एयर की तुलना में, यानी वायु की तुलना में क्या होते हैं, निकट होते हैं। ये जो है सघन माध्यम है, ये हो गया आपका सघन माध्यम, ठीक है, यानी जल, ये जल है आपका सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम, एयर। विरल माध्यम आपका एयर है, वायु, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर हट जाती है, ये लंब से दूर हट जाएगी। ये तो हो गया आपका आपतन कोण, और ये लंब से दूर हटी तो यहाँ बन गया आपका अपवर्तन कोण, ये किरण है। व्यक्ति की आई है यहाँ पर, ये व्यक्ति की आई है, समझ लीजिए। तो व्यक्ति की आई से मुड़ तो जाएगा नहीं प्रकाश, यहाँ पर ऐसे हमको दिखाई पड़ता है। तो अब यहाँ पर से हम जब देखते हैं तो ये छड़ी हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। उसी तरह से अगर रियल में हमारा सिक्का यहाँ हमने रखा है, लेकिन दिखाई हमको यहाँ पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन से प्रकाश पहुंचेगी हमारी आंख में, जबकि प्रकाश के अपवर्तन में रूल कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम के जाते समय वो क्या होती है, लंब से दूर हटती है, तो दूर हटती है तो उसी के डायरेक्शन में। ये हो गया इसकी आभासी गहराई, जल में ये आभासी गहराई है, ये आभासी गहराई है, और ये है ऑब्जेक्ट का वास्तविक गहराई। ये हो गया एच डैश, मान लीजिए आभासी गहराई, ये हो गया वास्तविक गहराई। इसीलिए देखिए अब यहां से टेढ़ा दिख रहा है ना, इसीलिए जल में डूबी हुई छड़ी या टेढ़ा दिखाई पड़ता है, या कोई सिक्का अपनी जगह से हटा हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहां से कोई मछुआरा अपनी आंख से देख रहा है, मछली वास्तव में यहाँ है, दिखाई यहाँ पड़ रहा है, तो वो जब मारेगा यहाँ उसको कुछ हासिल नहीं होगा। ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण होती है। क्लियर? अब हम लोग को पढ़ना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन सिंपल में आएगा, कोई दो माध्यम है, दोनों में प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो दोनों माध्यम के बीच अगर हम अनुपात निकालें, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसमें दो तरह का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को हम n से दर्शाते हैं, n, अपवर्तनांक को हम n से दर्शाते हैं, 1 to 2 भी लिख सकते हैं हम इसको, जैसे हमने लिखा था मी1 to मी2, है ना, उसके लिए। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, वायु या निर्वात
वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल एक्चुअल में इसको रियल अगर कहा जाए तो निर्वाती लिया जाता है। अब बटा यानी बाई किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। अन्य कोई भी माध्यम है जिसमें प्रकाश की जो चाल होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल। हमने क्या बताया अपर्तनांक में आपको कि किन दो माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात निकलता है उसको हम जनरली अपर्तनांक बोलते हैं। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का जब हम तुलना करेंगे तो इस टाइप के अपर्तनांक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक। इसको याद रखना आपको, निरपेक्ष अपर्तनांक बोलते हैं। कब? जब हम निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां लिखा है, ठीक है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल अगर तुलना की जाती है, अनुपात निकालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा एक होता है, ये तो हो गया 1:2 हो गया। दूसरा अगर n बराबर अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। अब इसमें निर्वात नहीं रहेगा, प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में, दो माध्यम की अगर हम तुलना कर रहे हैं, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, चाहे हम इसको ऊपर लिखें चाहे इसको ऊपर नीचे लिखें। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल की जब हम तुलना करेंगे निर्वात को छोड़कर, किन्हीं दो माध्यम, मान लीजिए कि जल और कांच, ये भी दोनों प्रकाशीय माध्यम है। एक को मान लेते हैं माध्यम 1, दूसरे को मान लेते हैं माध्यम 2, जल को मान लेते हैं माध्यम 1, कांच को मान लेते हैं माध्यम 2। जब उन दोनों का हम तुलना करेंगे तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये। क्लियर हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल कोई भी माध्यम हो, चाहे वो जल हो चाहे वो कांच हो, प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निर्वात को छोड़कर किसी दो माध्यम के बीच अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं चाल का तो उसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। इसके लिए हम लोग लिखते हैं C/V। अब कोई भी माध्यम है उसका ये चाल हुआ। C जो होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। C बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां जब तुलना करिएगा तो 3×10⁸ लिखिएगा और जिस माध्यम का यहां दिया रहेगा चाल उससे तुलना नहीं करिएगा तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा, जिसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है ना। अब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल मान लीजिए V1 है और माध्यम 2 में V2 है। तो अब इस कंडीशन में जब निकालिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर हुआ? तो अभी आपने देखा निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता है कि
निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल कि जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी n बराबर होता है c बटा v। और किसी दो माध्यम यानी सी निर्वात में प्रकाश की चाल को छोड़कर किसी दो माध्यम का अगर हम निकाल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, है ना, 1 to 2, तो इस कंडीशन में v1/v2 लिखेंगे आपको, ठीक है। इस कंडीशन में v1/v2 लिखेंगे। ये तो हुआ आपकी चाल के आधार पर अपवर्तनांक। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि अगर ये एक पॉट है, इसमें वाटर भरा हुआ पानी, ये पूरा पानी है, इसकी सतह है, ठीक है। यहां से यहां पर एक क्वाइन रखा है। अब इससे प्रकाश की किरण ये जा रही है, आपतित किरण यहाँ लंब है, तो जाहिर सी बात है सघन से विरल की ओर जा रही है, तो ये लंब से क्या हटेगी, दूर, ये यहाँ दिखेगा। ये इस सतह से जो गहराई है, इस गहराई को मान लीजिए h है, इस गहराई को हम लोग बोलते हैं वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ, ठीक है, वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ। और यहाँ पर तो है नहीं, रियल में तो ये यहाँ है, तो यहाँ से सतह से ये जो गहराई होगा h1 मान लीजिए, ये जो गहराई है इसको हम लोग बोलते हैं आभासी गहराई, आभासी गहराई, वर्चुअल डेप्थ, ठीक है, वर्चुअल डेप्थ। क्लियर हुआ? तो अब इस आज क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यहाँ पर तो चाल के बेस पे है, ये वायु निर्वात की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ये दो माध्यम के बीच प्रकाश की चाल निर्वात को छोड़कर, है ना, इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। लेकिन अगर चाल नहीं दिया है, ये दोनों चीज दिया है, तो उस कंडीशन में अपवर्तनांक जो होता है जिसको हम n से दर्शाते हैं, n बराबर, ठीक है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी या काल्पनिक गहराई, आभासी या काल्पनिक गहराई। क्लियर हुआ? आभासी या काल्पनिक गहराई। अगर गहराई पे क्वेश्चन दिया है तो अपवर्तनांक कैसे निकालिएगा, चाल के बेस पे क्वेश्चन दिया है तो अपवर्तनांक कैसे निकालिएगा। अब इसमें होता है कि कभी कभी अपवर्तनांक दिया रहता है और बोलेगा कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए अपवर्तनांक का वैल्यू। अब यहाँ v वहां चला जाएगा, अब v बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको c/n हो जाएगा। यहाँ अपवर्तनांक दिया है तो अपवर्तनांक से प्रकाश की चाल में भाग दे दीजिए, आपका उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सेम चीज इसमें भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर गहराई बेस पर दिया है तो वास्तविक गहराई को अंश के स्थान पर, आभासी गहराई को हर के स्थान पर रखकर आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं।